हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता के ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत वर्षों में पीसीएसजे और एपीओ परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये प्रश्न आने वाले परीक्षाओं में जहाँ भारतीय दंड संहिता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते तो उसके लिए बहुत सहायक साबित होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अवयस्क का व्यापहरण या विकलांगीकरण को वर्णित किया गया है? तो इसके बारे में जो दंड का प्रावधान है वो धारा 363 आईपीसी में किया गया है। तो धारा 363 के अनुसार जो कोई किसी अवयस्क का भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अपहरण करता है तो उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो 10 वर्ष तक की सज़ा का और प्लस जुर्माना के दंड का प्रावधान किया गया है। और अगर कोई व्यक्ति उस बच्चे का विकलांगीकरण करता है तो ऐसे विकलांगीकरण के बारे में जो सज़ा है वो आजीवन कारावास तक की सज़ा और प्लस जुर्माने का जो दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में घोर उपहत्य के अंतर्गत कितने प्रकार की उपहत्यों को शामिल किया गया है? तो घोर उपहत्यों के अंतर्गत 8 प्रकार की उपहत्यों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अनवरत अपराध है? तो अनवरत अपराध अपहरण का अपराध होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जब किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध या बलपूर्वक या प्रवंचनापूर्वक साधनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो ये अपराध किया गया। और इसी प्रकार से जब उसको दूसरे से तीसरे स्थान पर ले जाया गया तो वो पुनः अपराध किया गया। इसी प्रकार से आगे उसको जितनी बार एक स्थान से अन्य स्थान पर ले जाया गया तो वो लगातार अपराध होता रहता है। इस प्रकार से अपहरण एक अनवरत अपराध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ठग यही सुमेलित नहीं है क्योंकि ठग को धारा 310 में परिभाषित किया गया है। और सिक्के का कूटकरण धारा 231 में है। रिश्वत को धारा 271 में परिभाषित किया गया है। और लिंग को धारा 8 में परिभाषित किया गया है। तो धारा 8 के अनुसार पुल्लिंगवाचक शब्द का जहाँ प्रयोग किया गया है उसके अंतर्गत वे सभी आएंगे, चाहे वो नर हों या नारी हों। और धारा 309 में आत्महत्या के प्रयास के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, एक बीमा कंपनी से पैसा वसूलने के लिए जानबूझकर अपनी बीमाशुदा दुकान में आग लगा देता है तो अ ने कौन सा अपराध किया है? यहाँ पे अ ने बीमा कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी दुकान में आग लगाया है तो इसलिए उसने रिष्ठी का अपराध किया है। वो इसलिए अपनी दुकान में आग लगाया है ताकि वो बीमा कंपनी से बीमा की जो धनराशि है वो प्राप्त कर सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। यह सिद्धांत आईपीसी की धारा 94 में दिया गया है। तो ये सही है क्योंकि धारा 94 में यह प्रावधान किया गया है कि जब किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को धमकियों के द्वारा विवश किया जाता है तो ऐसी धमकियों के प्रभाव में अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो ये माना जाएगा कि यह कार्य उसके द्वारा जरूर किया गया है लेकिन वो उसने नहीं किया गया है। दूसरा, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है का सिद्धांत धारा 95 में निहित है। तो ये भी सही है। इस प्रकार से 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, क कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा है और कुल्हाड़ी का फल उसमें से उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति मारा जाता है तो क दोषी होगा। तो यहाँ यह जो समस्या है वो धारा 80 से संबंधित है। तो धारा 80 के अनुसार विधिपूर्ण कार्य को विधिपूर्ण साधनों के द्वारा करने में जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसा कार्य अपराध नहीं होता है। नेक्स्ट, का एक भिखारी को पर्याप्त रूप से खाद्य सामग्री होने के बावजूद भोजन नहीं देता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो क दोषी है। तो क यहाँ किसी भी अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि किसी भिखारी को खाद्य सामग्री देना क का कोई वैधानिक दायित्व नहीं है बल्कि उसका नैतिक दायित्व है। और नैतिक दायित्व के
उल्लंघन पर दंड का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, एक भारतीय द्वारा विदेश में किए गए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारत के न्यायालयों को है। ये कथन सही है क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 4 में दिया गया है आईपीसी के। दूसरा, एक विदेशी द्वारा भारत में किए गए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारतीय न्यायालय को नहीं है, तो दूसरा विकल्प गलत है। इस प्रकार से एक सही है किंतु 2 गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आर बनाम मैकनाटन विकृत चित्तता से संबंधित वाद है, सही है ये। आर बनाम गोविंदा सामान्य आशय से संबंधित वाद है, तो ये सामान्य आशय से संबंधित वाद नहीं है, बल्कि आर बनाम गोविंदा के केस में धारा 299 और धारा 300 अर्थात आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर बताया गया था। इस प्रकार से एक सही है किंतु 2 गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आर बनाम डडले एवं स्टीफंस आवश्यकता से संबंधित वाद है, ये सही है। आवश्यकता से संबंधित धारा है 81। दूसरा है राज बनाम केएम नानावती गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से संबंधित वाद है, तो ये भी सही है। इस प्रकार से 1 तथा 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, क को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला और उसने साशय यह की मृत्यु कारित कर दी। यह ख का भाई है, तो क का अपराध क्या है? कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन के अंतर्गत कार्य करता है और वह प्रकोपन देने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित हो जाती है, तो ऐसा आपराधिक मानववध हत्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ आशयपूर्वक उस ख के भाई की मृत्यु कारित किया है, इसलिए क ने हत्या का अपराध किया है। नेक्स्ट, क को राजमार्ग पर एक पड़ी हुई अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, वह उसे अपने लिए रख लेता है, तो क ने कौन सा कार्य किया है? तो यहाँ क ने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया है, क्योंकि वह उसको अपने लिए रख लेता है, उसके स्वामी को पता लगाने का प्रयास नहीं करता है, तो इसलिए वह आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध करता है। लेकिन यदि वह केवल उसको उठा लेता है तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे यह है कि वो उस वस्तु को अपने लिए रख लेता है, तो इसलिए उसने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया है। नेक्स्ट, क ख की भूमि पर स्थित पेड़ को बेईमानी से ले जाने के इरादे से ख की अनुमति के बिना काट डालता है, तो क ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ क ने चोरी का अपराध किया है। ऐसा प्रावधान धारा 378 के दृष्टांत क से संबंधित है ये। नेक्स्ट, परिवार नियोजन का विशेषज्ञ होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने यह को कुछ रसायन दिया। रसायन का उपभोग करने से यह के गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो गई, तो यहाँ क ने कौन सा अपराध किया है? तो इस मामला में क ने गर्भपात का अपराध कारित किया है। ये वो धारा 312 के अंतर्गत दोषी है, लेकिन यदि वह उस महिला की सहमति के बिना अगर ऐसा जो रसायन है वो दिया होता तो धारा 313 के अंतर्गत उसका अपराध आता। नेक्स्ट, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ का वाद किससे संबंधित है? तो यह फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलने से संबंधित है। नेक्स्ट, क ने इंटरमीडिएट की जाली अंकपत्र के आधार पर बीए की परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया, किंतु परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही जाली अंक पत्र पकड़ लिया गया, तो क दोषी होगा। तो यहाँ क ने छल का प्रयास किया है, तो छल के प्रयास का दोषी होगा। तो यह प्रश्न अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य निर्णय पर आधारित है। इसे 1961 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया था। नेक्स्ट, लूट को डकैती माना जाता है जबकि लूट करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 हो जाती है। जबकि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं, लूट का प्रयास करते हैं या लूट की तैयारी करते हैं, या ऐसे सब व्यक्तियों को मिला के जो ऐसा कार्य करते हैं उनकी संख्या 5 या अधिक हो, तो ऐसे व्यक्तियों को माना जाएगा कि वो डकैती करते हैं। नेक्स्ट,
ए शासक एक स्त्री को क्षुब्ध करने के इरादे से उसके चेहरे से घूंघट हटा देता है तो उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। धारा 350 में आपराधिक बल को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, आईपीसी की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो के बारे में प्रावधान करती है? तो इसके बारे में प्रावधान धारा 67 में दिया गया है। जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो जो ऐसा दंड होगा वो सादा होगा। इसके बारे में प्रावधान धारा 67 में दिया गया है। नेक्स्ट, आईपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा एकांत परिरोध के लिए प्रावधान करती है? एकांत परिरोध के बारे में प्रावधान धारा 73 में दिया गया है। नेक्स्ट, निम्न किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो द्विविवाह के अपराध में दुराशय की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, जब दो या अधिक व्यक्ति एक सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हैं और लोग शांति भंग करते हैं तो वे दंगा के दोषी होते हैं। नेक्स्ट, न्यायालय शब्द को आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो न्यायालय शब्द भारतीय दंड संहिता की धारा 20 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, कि भूल क्षम्य नहीं है इस सिद्धांत को आईपीसी की किस धारा में समाविष्ट किया गया है? तो सिद्धांत आईपीसी की धारा 76 और 79 में समाहित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है आपराधिक षड्यंत्र, तो इसको धारा 120 ए में परिभाषित किया गया है। हत्या का प्रयास धारा 307 में बताया गया है, दंडनीय बनाया गया है। आपराधिक मानववध को धारा 299 में परिभाषित किया गया है और उद्यापन को धारा 383 में परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार से पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, ए मृत्यु की धमकी देकर बी से 10,000 की धनराशि ले ली। तो ए ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ ए ने उद्यापन का अपराध किया है और धारा 386 के अनुसार जब किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहत के भय में डालकर उद्यापन किया जाता है तो उसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 386 में दिया गया है। तो इस मामले में भी मृत्यु की धमकी देकर उससे जो धनराशि ले ली जा रही है, इसलिए वो उद्यापन का अपराध है। नेक्स्ट, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अपराध है? तो जो आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध है वो चल संपत्ति के विरुद्ध अपराध होता है। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 403 में दिया गया है। नेक्स्ट, आईपीसी की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलापन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना अपराध है? तो ऐसा अपराध धारा 279 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है प्रत्येक प्रकार की लूट में या चोरी या उद्यापन होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है चोरी लूट हो जाती है जबकि उसके साथ जीवन को जोखिम में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, क को एक बाघ उठा ले जाता है और यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से क मर जाए, किंतु क का वध करने के आशय न रखते हुए और सद्भावनापूर्वक क के फायदे के लिए यह उस बाघ पर गोली चला देता है जिससे यह कि गोली लगने से मृत्युकारक घाव हो जाता है। तो यहाँ यह दोषी होगा। तो यहाँ यह ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 92 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की सहमति के बिना सद्भावनापूर्वक और उसके फायदे के लिए कोई कार्य किया जाता है और उस कार्य से उस व्यक्ति को कोई क्षति कारित हो जाती है तो ऐसा कार्य अपराध नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी तथा 498 ए ये आपस में समावेशी नहीं हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कालिया पेरुमल बनाम तमिलनाडु राज्य 2003 के बाद में कहा कि ये दोनों अलग अलग अपराध का सृजन करती हैं और यदि धारा 304 बी के अधीन किसी व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया जाता है तब भी उसको 498 ए के तहत दोष सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार से ये दोनों धाराएं आपस में समावेशी नहीं हैं बल्कि ये अलग अलग अपराध का सृजन करती हैं।
तो बी विकल्प सही है दूसरा। नेक्स्ट, क सिविल सेवा में होने का मिथ्या व्यपदेश करके शासक यह से प्रवंचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से यह को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल लेने दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका कोई इरादा नहीं है। तो यहाँ क ने कौन सा अपराध किया है? तो क ने छल का अपराध किया है। तो यह जो प्रश्न है वो धारा 415 के दृष्टांत क पर आधारित है। नेक्स्ट, क ख को जो 19 वर्ष का युवक है एक कॉम्पैक्ट डिस्क अश्लील तस्वीरें आमोदार्थ देखने के लिए बांटता है, तो क ने आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? तो यहाँ क ने धारा 293 के तहत अपराध किया है। धारा 293 के अंतर्गत यदि कोई किसी तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय करता है तो वह 3 वर्ष तक के दंड से दंडनीय होगा। और तरुण वर्ष से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष से कम हो। नेक्स्ट, आईपीसी की किस धारा के अनुसार महिला के लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है? तो ये धारा 354 के अंतर्गत ऐसा हमला दंडनीय है। नेक्स्ट, एक मृत व्यक्ति की इच्छा पत्र का निष्पादक होते हुए ऐसी विधि की जो उस चीज़ वस्तु को इच्छा पत्र के अनुसार विभाजित करने के लिए निर्देश देती है बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस चीज़ को अपने लिए प्रयोग में नियुक्त कर लेता है, तो यहाँ क ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ अ ने आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया है और यह प्रश्न धारा 405 के दृष्टांत का पर आधारित है। नेक्स्ट, दांडिक विधि में अपराध से निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के लिए दायित्व का विनिश्चय करने में असंगत है वह कौन सा है? तो चोरी और डकैती इन दोनों में आपस में निकटता है, आपराधिक मानववध और हत्या इन दोनों में भी निकटता है, व्यपहरण और अपहरण इन दोनों में भी आपस में निकटता है, लेकिन दुष्प्रेरण और षड्यंत्र में आपस में निकटता नहीं है। इस प्रकार चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट, ख के कब्जे में संपत्ति पर क चोरी करता है और चोरी करते समय अपने पास भरी हुई पिस्तौल रखता है जिसे उसने ख द्वारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में ख को उपहत करने के लिए अपने पास रखा था, तो क द्वारा आईपीसी की किस धारा में के तहत अपराध किया गया? तो यहाँ क के द्वारा आईपीसी की धारा 382 के अधीन अपराध किया गया। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा आईपीसी की निम्नलिखित धाराओं में संशोधन हुआ। तो आईटी एक्ट 2000 के द्वारा धारा 463, 466 और 477A इन तीनों धाराओं में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी ए बी को यह संस्वीकृति करने के लिए कि उसने अपराध किया है यातना देता है, तो वह किस धारा के अधीन अपराध करता है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 330 के अधीन अपराध करता है। नेक्स्ट, अ ने एक रिवॉल्वर उठाई और ब को जान से मारने के आशय से रिवॉल्वर को भरी हुई समझते हुए उसका ट्रिगर दबा दिया, लेकिन रिवॉल्वर भरी हुई नहीं थी और ब को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो यहाँ अ ने कौन सा अपराध किया है? तो इस मामले में अ ने हत्या का प्रयास का अपराध किया है धारा 307 के अंतर्गत। नेक्स्ट, सभी हत्या आपराधिक मानववध है लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो यह कथन जस्टिस शरफुद्दीन के द्वारा रियाजुद्दीन शेख बनाम इम्परर के केस में दिया गया था। नेक्स्ट, ए यह जानते हुए कि उसके पति बी ने हत्या किया है बी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए जानबूझकर उसे छुपा लेती है, तो ए का दायित्व क्या है? तो यहाँ ए ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि जो संशय जिसे धारा 52A आईपीसी में परिभाषित किया गया है इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी को संशय देता है और उसके पति या पत्नी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 157 और 130 से भिन्न कोई अपराध किया है, तो ऐसा जो पति या पत्नी है वो संशय देने के लिए कोई अपराध नहीं करता है। नेक्स्ट, अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है,
परंतु इसे दूसरों के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। यह टिप्पणी क्वीन बनाम डडले एवं स्टीफंस के वाद में किसने दिया था? तो इसे लॉर्ड कॉलरिज ने दिया था। नेक्स्ट, अ एवं उसके 4 साथियों ने ब के स्थान में चोरी करने का प्रयास किया और ब को चोटकारित किया। वहाँ के अंतःवासियों ने इसका घोर विरोध किया और इस कारण वे लोग बिना लूट का माल लिए लौट गए। तो वे दोषी हैं, तो वे डकैती के दोषी होंगे, क्योंकि धारा 391 के अनुसार जब 5 या अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं या लूट का प्रयास करते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो लूट करते हैं, लूट का प्रयास करते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो उसमें मदद करते हैं, कुल मिलाकर 5 या अधिक हैं, तो यह कहा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति डकैती करते हैं। तो इस प्रकार के इस मामले में वे लोग डकैती के दोषी होंगे। नेक्स्ट, कोई विवाहित व्यक्ति जार कर्म का अपराध करता है यदि वह मैथुन करता है, तो वह यदि अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य विवाहित महिला के साथ अगर वो मैथुन करता है तो वह जारता का अपराध करता है। लेकिन यदि वह किसी अविवाहित महिला के साथ मैथुन करता है तो जारता का अपराध नहीं होगा। नेक्स्ट, अन्य बातों की तरह अपराध में वे भी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। तो यह कथन दिया गया था वीरेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट के केस में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद बलात्संग से संबंधित है? तो कुलदीप कुमार महतो बनाम बिहार राज्य का केस बलात्कार से संबंधित है। नेक्स्ट, आईपीसी की किस धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध है? तो व्यपहरण जो फिरौती के लिए किया जाता है वो धारा 364 क में दंडनीय बनाया गया है। इस धारा को 1993 में जोड़ा गया है। और किसी अवयस्क का भीख मांगने के लिए व्यपहरण या विकलांगीकरण, इसके बारे में जो दंड का प्रावधान है वो धारा 363 ए में दिया गया है। नेक्स्ट, सहमत से की गई क्षति को क्षति नहीं कहते हैं। तो यह सिद्धांत आईपीसी की किस धारा में समाविष्ट है? तो यह धारा 87 के अंतर्गत समाविष्ट की गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने भारतीय दंड संहिता के 50 प्रश्नों को हल किया है, जो कि विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएसजे और एपीओ की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यह वीडियो आने वाली जो परीक्षाएं जिसमें भारतीय दंड संहिता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें काफ़ी सहायक साबित होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसको हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।